नमस्कार। आपका आपका सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे निवेदन पर आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर थोड़ी ही सी देर में इतने सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है और इस प्रक्रिया में आपने कोऑपरेट किया है। अभी थोड़ी देर में आपसे डायरेक्ट बातचीत करूंगा, उसके बाद एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी ताकि जानकारी भी बढ़े। जो चीज़ें आप अखबार से और टेलीविज़न से जानते हैं उसको हमारे कम से कम क्षेत्र के कार्यकर्ता और विस्तार से जाने, इस नाते एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद थोड़े से कार्यकर्ताओं का मैं नाम लेकर और उनसे बातचीत भी करूँगा। शायद समय की मर्यादा के कारण सबसे व्यक्तिगत एक से बात करना संभव ना हो, लेकिन मैं पिछले लगभग मार्च के महीने से और अभी अप्रैल भी लगभग 3/4 तो बीत चुका है। ये मेरे 26-27 साल के, तो जैसा मैंने कहा कि मेरे लगभग 27 साल के पब्लिक लाइफ के कैरियर में, जो 1993 में अक्टूबर में शुरू हुआ था, तब से लगातार कोई ऐसा दिन मुझे स्मरण नहीं कि जब मैं सुबेरे के समय अपने कार्यकर्ताओं से अपने निवास पर ना मिलता रहा हूं। चाहे वो पहले कृष्णा नगर में था या फिर अभी 6 साल से हमारे सरकारी निवास 8-30 जनवरी मार्ग पर था। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के रहते हम सबको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी था, ताकि बीमारी बहुत तेज़ी से देश में ना फैले। और इसके कारण मार्च के महीने में मुझे जो सुबेरे पब्लिक से मिलने का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर तो हम सब 1 महीने से ज़्यादा समय से अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के समय में मेरे लिए भी अपने घर से दफ्तर या फिर अपने घर से जो भी इस कोरोना वायरस से जुड़े हुए विषय हो सकते थे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, इन स्थानों पर और अपने दफ्तर में जाने के अलावा कोई मेरी दूसरी दिनचर्या नहीं रही है। इसके कारण बहुत समय से आप सब लोगों से मेरा मिलना जुलना और समय के अभाव और प्रेशर के कारण शायद अधिकांश लोगों से टेलीफोन पर भी बातचीत करने का डायरेक्ट मुझे मौका नहीं मिला। ये लगभग पहली बार पिछले 27 साल में मेरे साथ हुआ। इसलिए पिछले समय के अंदर मैंने मेरे सहयोगियों की सहायता से आप सबके साथ
अपने क्षेत्र के आरडब्ल्यूए के साथ, अपने क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो सतीश वर्मा जी हो, चाहे वो गगन मक्कड़ हो, चाहे वो रविंदर रावत हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, इन्होंने आप सबसे और क्षेत्र के आरडब्ल्यूएस से अलग अलग समय पर मेरे बिहाफ पर फ़ोन करके आपके परिवारजनों की और आपके सबके क्षेत्र में कोई भी कोरोना प्रभावित व्यक्ति तो नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि ज़्यादातर जगह से मुझे यही समाचार मिला है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को या उसके परिवार में किसी को इस बीमारी की चपेट के कारण कोई तकलीफ नहीं हुई है। आज मुझे ज़रूर एक अशोक विहार के कार्यकर्ता पवन गुप्ता जी के यहाँ से मैसेज मिला कि उनके भाई के परिवार में आदर्श नगर क्षेत्र में कोई पॉजिटिव उनका फैमिली मेंबर रिपोर्ट में आया है और उस परिवार में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। हमने अपने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को भी इसकी जानकारी दी है और उसमें जो भी कुछ करना है उसका प्रयास कर रहे हैं। पिछले समय में दिल्ली भी बीमारी का एक बड़ा केंद्र बनी है। दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके इस बीमारी की चपेट में आए हैं। हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी बहुत सारे इलाके हॉटस्पॉट्स के रूप में डेवलप हुए हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों में विशेष रूप से आदर्श नगर विधानसभा में जहांगीरपुरी का इलाका, उसके पहले सदर बाज़ार इत्यादि क्षेत्र में कुछ इलाके और दूसरे भी इलाके, सारे दिल्ली के अंदर कई स्थानों पर हॉटस्पॉट्स के रूप में पाए गए हैं। दिल्ली की ही तरह देश में और भी बहुत सारे स्थानों पर पिछले समय में केसेस आए हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर थोड़ा सा तसल्ली और संतोष होगा कि पिछले लगभग 3.5 महीने से हमारी सरकार और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के खिलाफ जंग पहले ही दिन से लड़ रहा है। बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे कि चाइना ने दुनिया को सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को ये बताया था कि उनके देश में ऐसे निमोनिया के केसेस हो रहे हैं जिनके बारे में उन्हें समझ में नहीं आता कि ये केसेस किस वायरस या बैक्टीरिया के कारण हैं। और फिर उन्होंने ही खुद जांच करके 7 दिन के बाद ये दुनिया को सूचित किया 7 जनवरी को कि ये एक नया कोरोना वायरस है और इस कोरोना वायरस के कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। सारी दुनिया में शायद सबसे पहले किसी सरकार ने या किसी मंत्रालय ने इस जानकारी का संज्ञान लिया तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया और 7 तारीख को इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद 8 जनवरी को हमने इसके संदर्भ में अपने मंत्रालय में हमारा जो एक्सपर्ट का ग्रुप है, डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का,
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का, एपिडेमियोलॉजिस्ट का, और जिसमें WHO के प्रतिनिधियों को भी बुलाकर हम लोगों ने 8 जनवरी को ही मीटिंग ली थी कि अगर ये वायरस, क्योंकि जितने भी पहले कोरोना वायरस आए हैं, लगभग 5-6 कोरोना वायरस आए हैं, हम में से आप सब, पहले स्वाइन फ्लू आया, सार्स आया, इस तरह से और भी इबोला आया, कई कोरोना वायरस पहले आए। हम इन सब ने किस प्रकार से दुनिया को परेशान किया उसको हमने देखा है। इसलिए ये भी एक नया कोरोना वायरस आया है, ये भी हमें परेशान कर सकता है। इस बात को एंटिसिपेट करके हमने 8 तारीख को अपनी मीटिंग की थी, और फिर 8 तारीख को मीटिंग करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सारे देश को क्या क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, इसकी डिटेल्ड एडवाइजरी हमने सारे देश को 17 तारीख को दे दी थी। 17 ही तारीख को जनवरी में हमने ये फैसला किया कि चाइना और हांगकांग से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर जितने भी लोग भारत में आएंगे उनको देश के 7 बड़े मेजर एयरपोर्ट्स पर, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची, यहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो है एयरपोर्ट्स पे की जाए। हमने अपने चीन में जो हमारी एम्बेसी थी उसको सूचित किया कि वहाँ से आने वाले सभी स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की पर्याप्त जानकारी हमें समय से पहले दें। और हमने जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये दिल्ली की असेंबली के पास है, ये भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही इसका सबसे बड़ा दफ्तर है, दिल्ली विधानसभा के सामने। हमने उसके माध्यम से सारे देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस को शुरू किया, और जो भी लोग चीन से आ रहे थे उनके ऊपर पैनी निगाह रखनी शुरू की। और इसी के कारण जो हमारे को पहला, दूसरा, तीसरा केस जो केरल में हुआ वो हमें मिला। इन केसेस में चीन से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से कोची, इस प्रकार से अलग अलग फ्लाइट्स में अलग अलग स्थानों पर रुकते हुए जो लोग अपने घर तक पहुंचे उन पर चूंकि पैनी नजर हमने रखी हुई थी, और उनको जैसे ही सिम्टम कोई डेवलप हुए, खांसी के, सांस लेने की तकलीफ के, बुखार के, हम लोगों ने उनकी जांच कराई 27 तारीख को। और फिर पहला केस 30 जनवरी को, और फिर दूसरा केस 1 फरवरी को आया। पहले केस के कांटेक्ट में दूसरा केस था, दूसरे के कांटेक्ट में तीसरा केस था, और एक एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आता गया उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री, जिसको कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। एक केस जिसने 2-2 हवाई जहाज बदले थे, 2-2 होटल बदले थे, 2-2 3-3 टैक्सियां, प्राइवेट व्हीकल्स और दूसरे बदले थे, उसमें हमने 162 लोगों को ट्रेस किया जो कि उसके संपर्क में आए थे। और इस प्रकार से हमारा ये देश में कम्युनिटी का सर्वेलेंस का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज भी इस समय देश में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर हमारी पैनी निगाह है। जब हमने सारी फ्लाइट्स को बंद किया तो 21, 22, 23 मार्च को देश में 64,000 लोग 3 दिन में आए, और इन 64 के 64,000 लोगों को हमने क्वारंटाइन में रखा, यानी अलग अलग जगहों पर रखकर, घर से लेकर और क्वारंटाइन व्यवस्थाओं में इनकी फैसिलिटी क्रिएट करके इनके ऊपर पैनी निगाह रखी। धीरे धीरे जो 7 एयरपोर्ट थे उनको बढ़ाते बढ़ाते हमने देश के सारे 30 एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की।
इसी बीच में जब नेपाल में एक पहला केस आया तो तुरंत नेपाल के साथ जो बॉर्डर 7 स्टेट्स के लगते थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, इन सब के ऊपर हमने डिटेल में स्क्रीनिंग शुरू की बॉर्डर्स के ऊपर। जो पानी के जहाज से लोग, छोटे बड़े पानी के जहाज़ों से मेजर सी पोर्ट्स और नॉन मेजर सी पोर्ट्स पर आते थे, उनकी भी स्क्रीनिंग शुरू की। और आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने पूरे पीरियड में 15,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स के पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की अपने देश के एयरपोर्ट्स पर। 15.5 लाख लोगों को खाली एयरपोर्ट्स पर स्क्रीन किया, 20.5 लाख लोगों को नेपाल के बॉर्डर्स पर स्क्रीन किया, 47,000 लोगों को जो सी पोर्ट्स थे वहाँ पर स्क्रीन किया। और जैसा मैंने कहा कि आज भी 8-9 लाख लोग हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर सारे देश में हैं, जिनको एक समय पे हम उन पर पैनी निगाह बना कर रखते हैं। जैसे ही ये पहला केस भारत में आया था 30 तारीख को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, होम अफेयर्स के स्टेट मंत्री, हमारे सहयोगी मंत्री इस डिपार्टमेंट में, और साथ में फार्मास्यूटिकल्स और शिपिंग के मंत्री, ये सारे लोग और बड़े बड़े सरकार के अधिकारी शामिल थे। अभी इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हम लोग 12 से ज़्यादा मीटिंगें कर चुके हैं। अभी कल सुबह भी एक मीटिंग है, जिसमें पूरा लगातार हमने जो विषय जिस प्रकार से विकसित होता गया, जैसे जैसे दुनिया में परिस्थिति बढ़ती गई, जैसे जैसे दुनिया के अंदर केसेस और ज़्यादा आते रहे, जो देश इन्वॉल्व होते रहे, उनके हिसाब से समय समय पर तरह तरह की ट्रैवल एडवाइजरीज लोगों को, किसको भारत में आना चाहिए, किसको भारत से बाहर किस देश में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सारी हम लोग लगातार देते रहे। और फिर उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए आपने देखा कि उसमें प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों का मन तैयार करने के लिए जनता कर्फ्यू भी किया, फिर लॉकडाउन एक बार किया, फिर लॉकडाउन का दूसरा एक्सटेंशन किया। दूसरा एक्सटेंशन करने से पहले उन्होंने जो 5 अप्रैल को कार्यक्रम किया, देश के अंदर अंधेरे से उजाले की ओर, ये सारी एक्टिविटीज़ एक के बाद एक होती रही। आज से कुछ साल पहले जिस जांच का टेस्ट होने के लिए अमेरिका जाता था और जिसकी फैसिलिटी पहली बार भारत में हम ही लोगों ने पिछले सालों में विकसित की, पूना के अंदर एक लैब हमारे पास थी जनवरी के महीने में। और इतने विषम और इतने कठिन कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट कि इस दौरान हमने देश में अभी 350 के करीब लेबोरेटरी जो है स्थापित कर दिए हैं देश के दूर दराज के इलाकों में। और इसके साथ साथ आज हम 5.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट देश में कर चुके हैं। एक दिन में 35 से 40 हज़ार हम टेस्ट कर रहे हैं। और लगातार सब प्रकार के प्रयास करते करते, जिसमें आप सबको भी कहा गया लॉकडाउन में रहने के लिए, आज हम उस स्थिति में आए हैं कि दुनिया के अंदर हमारी जो स्थिति है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। 1 मिलियन लोगों पर शायद 8-9 केसेस हमारे भारत में हो रहे हैं, जबकि ये संख्या दूसरे देशों में हज़ारों के अंदर है। हमारा जो केसेस का डबल होने का रेट है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान,
या इटली, ईरान, बहुत सारे दुनिया के सभी देशों से बहुत बेहतर है। आज हम लगभग 10 दिन के डबलिंग रेट पर पहुंचे हैं। दुनिया में सबसे कम हमारा मॉर्टेलिटी रेट है, केवल 3% लोग, वो भी वो जो समय पर अस्पताल में नहीं जा पा रहे हैं या जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारियां हैं, वही केवल मृत्यु का शिकार हुए हैं। हर रोज़ हम देश भर में कितने मरीज़ हैं और उसमें से कितने ऑक्सीजन पर हैं, कितने वेंटिलेटर पर हैं, कितने आईसीयू में हैं, जब इसका आंकड़ा प्राप्त करते हैं तो बहुत थोड़ी सी संख्या वेंटिलेटर पर या आईसीयू में या ऑक्सीजन पर होती है। 80% से ज़्यादा लोग साधारण इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। अभी जितने मरीज़ देश में अभी तक बीमार हुए हैं, उनमें से लगभग 5000 मरीज़ ठीक होकर घर चले गए हैं। लगातार 3.5 महीने से एक बहुत बड़ी वृहद प्रक्रिया सारे देश में करनी पड़ रही है। मैंने इतने साल हेल्थ में काम किया, बहुत सारी बीमारियों को हैंडल करने का भी मौका मिला। 1994 में दिल्ली में प्लेग को हैंडल करने का मौका मिला। 1996 में दिल्ली में डेंगू को पहली बार मैंने, जब सबसे भयानक रूप में डेंगू आया था, उसको हैंडल करने का मौका मिला। 1998 में बहुत लोगों को, दिल्ली में रहने वाले कार्यकर्ताओं को याद होगा कि एक एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम की बीमारी आई थी, जो तेल के अंदर मिलावट के कारण होती थी। उसको हैंडल करने का मौका मिला। पोलियो वायरस को तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने उसका सफलतापूर्वक खात्मा भी किया। इसी तरह से अटल जी के ज़माने में WHO में काम करते हुए, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, और बहुत सारे सार्स वगैरह इस तरह की कई बीमारियां बीच में आई। 2014 में इसी मंत्रालय के अंदर जब मैं था, तो इबोला को हैंडल करने का मौका मिला। हमने इबोला को भारत में घुसने नहीं दिया था। और फिर पिछले साल जब ये मंत्रालय में मुझे आने का मौका मिला, तो सबसे पहले निपा वायरस केरल में आया था, जो कि चमगादड़ के कारण होता था। उस निपा वायरस को भी हमने केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने 1918 के स्पेनिश फ्लू के बहुत बड़े एपिडेमिक के बारे में कहानियाँ पढ़ी थी, उसके डिस्क्रिप्शंस पहले पढ़े थे। देश ने चेचक को कैसे उन्मूलन किया, वो वायरस की कहानी भी पढ़ी थी। पोलियो की कहानी को तो खुद भी जिया। लेकिन इस कोरोना वायरस ने जिस प्रकार का उत्पात दुनिया के अंदर मचाया और जिस प्रकार से WHO को इसको एक महामारी घोषित करना पड़ा, ये हम सब के लिए शायद जीवन का पहला अनुभव है। इतने साल हेल्थ में काम करते हुए भी इतने बड़े पैंडेमिक को खुद मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया के 215 से ज़्यादा देश इसके कारण प्रभावित हैं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में देश बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। पिछले 10 दिन में 2 बार पूरी दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से मुझे मौका मिला है। और आपने देखा होगा कि कल तो सारे दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से मुझे ही पूरे दुनिया के लोगों के सामने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ, देश के लोगों के साथ, आपके साथ, WHO के फील्ड मॉनिटर्स के साथ, रोटरी के साथ, संघ के स्वयंसेवकों के साथ
और देश में जो ऐसे स्थान जहाँ बीमारी बहुत भयंकर स्थिति में है, जैसे मुंबई, थाने, पुणे, इंदौर इत्यादि, यहाँ के स्वयंसेवक भी जो वहाँ बीमारी को काबू करने के लिए पीछे से प्रयास कर रहे हैं, उन सब के साथ भी हमने पिछले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, अपने एक्सपर्ट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, अपने क्षेत्र के RWS के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और जहाँ जहाँ जिस के साथ भी संभव हो सकता है लगातार देश के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आज भी चौथी पांचवी बार, अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले ही मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनके साथ समाप्त हुई है। पहले ही दिन से प्रधानमंत्री स्वयं इस काम को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। जो भी उनको एक्सपर्ट्स ने बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर फैसला करने के लिए कहा, उस फैसले को उन्होंने क्रियान्वित करने के लिए भी देश को तैयार किया है। और हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, भले ही ये दुनिया के लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ दे रहा है, लेकिन इससे अपने आप को बचाना ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इतने दिनों में आप सबको बहुत छोटी छोटी मामूली बातें ही बताई गई हैं। हमने देश के अंदर 500 करोड़ से ज़्यादा SMS, 117 करोड़ लोगों को कॉलर ट्यून और हज़ारों की तादाद में अखबारों में एडवर्टीजमेंट और पता नहीं कितनी चीज़ों के माध्यम से देश के एक एक बच्चे को कुछ बेसिक बातों के लिए एजुकेट किया है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इसको, बीमारी को अपने से दूर रखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज अगर लॉकडाउन कहा गया है तो लॉकडाउन में घर में रहना और घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, घर में अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर विशेष ध्यान करना, घर के बच्चे और घर की गर्भवती महिलाओं की विशेष चिंता करना, और फिर छोटी छोटी मामूली बातें कि लगातार हाथ को साबुन से धोकर रखना, ऐसी सरफेसेस को हम टच करें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप मेरे 1-2 मीटर के फासले पे होते तो शायद मेरे मुंह से जो थूक के कण बाहर निकलते वो आपके मुंह पर या कहीं पर गिरते, तो आप मेरे बीमार होने पे आप भी बीमार हो सकते थे। मेरे सामने की मेज के ऊपर अगर वो कण गिरते हैं और उसको कोई छूता है तो उसके छूने पर भी, और वो हाथों को गंदे अपने मुंह पर, नाक पर और आँख पर लेकर जाता है, तो उसको भी शरीर के अंदर बीमारी पहुंच सकती है। इसलिए बार बार कोई ज़्यादा बातें नहीं कही गई हैं। यही कहा गया कि अपनी हाथों की सफाई की हाइजीन को ध्यान रखो, अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखो, मुंह को खांसते समय इस प्रकार से अपने खांसी कर सकते हैं, एक फेस कवर या मास्क, और उसके लिए भी कोई विशेष मास्क की ज़रूरत नहीं है। साधारण कपड़े का बना हुआ मास्क जो है वो हम लगा के रखें, बाहर निकलें तो ये खाली शो पीस की तरह लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसको आपको अच्छी तरह से लगाना होगा जैसे मैंने लगा रखा है। और बाहर जाने पर विशेष रूप से आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि इसके कारण अगर आप तकलीफ़ में है तो आपके कारण दूसरे को तकलीफ़ नहीं मिलेगी, और दूसरा तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ के कारण आपको तकलीफ़ नहीं मिलेगी। इसलिए जब बीमारी ने तेज़ी से फैलना शुरू किया तो पहले तो हम यही कहते थे कि हेल्दी आदमी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बीमार आदमी को इसलिए ज़रूरत है कि वो दूसरे को बीमारी ना दे दे। जिसको जुकाम खांसी है उसको भी इसीलिए ज़रूरत है कि वो दूसरे को ना दे। लेकिन अभी हमने ये देश भर को कहा है कि आप सब लोग मिलकर हर समय मास्क लगा के रखिए ताकि बीमारी का संक्रमण
और ज़्यादा तेजी से ना फैल सके। इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर का फासला, जिसको आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव में तो लोग 1-2 गज का फासला या इस प्रकार का कोई उन्होंने 1-2 गज की दूरी बना के रखो, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। और बड़ी खुशी की बात है कि देश के गांव और आदिवासी क्षेत्र वो सब इन छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं। साधारणतः आसानी से किसी को अपने इलाके में, अपने गांव में आने नहीं देते हैं पंचायत में लोग, और पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। आप सब कार्यकर्ताओं को भी मेरा यही कहना है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस बीमारी के मामले में हमने लापरवाही की, सावधानी नहीं ली, तो दुर्घटना घट सकती है। आपने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी बीमार होकर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी जो है बीमार हुए और आईसीयू तक में वो जाना पड़ गया उनको भगवान की कृपा थी कि आईसीयू में जाने के बाद भी उनको कोई तकलीफ प्राण को नहीं हुई। लेकिन लापरवाही करने पे हमको कोई भी तकलीफ हो सकती है। कोई हम में से इम्यून नहीं है। हम सोचें कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें भी हो सकता है अगर हमने लापरवाही की तो। इसलिए आप सब लॉकडाउन का आदर करना। अभी बहुत सारी मुझे तस्वीरें दिखती है, कार्यकर्ताओं की भी दिखती है, जो अच्छे काम में भले ही लगे हैं, कोई खाना बांट रहे हैं, कोई दूसरी समाज की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। भीड़ भड़के, और इनके कारण ये जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर जो हमारे बीमारी फैली है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर खाना बांटने के दौरान जिस प्रकार के सीन नज़र आते थे, जिस प्रकार से वहाँ पर लापरवाहियाँ हुई हैं, उसके कारण हमारे इस क्षेत्र के अंदर बीमारी को फैलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। तो आप सब कार्यकर्ताओं के बारे में मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ भी रहें, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को, सबको स्वस्थ रखने के लिए सब प्रकार की जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेने में कोई किसी प्रकार की कसर ना छोड़ें। आप जानते हैं कि मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है, और उस नाते अभी हम लोग नई एक वैक्सीन खोजने के काम पर भी लग गए हैं। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में बायोटेक्नोलॉजी में वायरस को आइसोलेट कर लिया है। दुनिया के अंदर केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट कर लिया है। अभी WHO के साथ मिलकर हम उनके एक सॉलिडेरिटी ट्रायल में भारत भी भाग ले रहा है। अभी हमारा सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन को बनाने के लिए तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। हम इस वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारी वायरस को हैंडल करने के लिए दवाइयों की खोज के बारे में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। नए नए तरीकों से अभी मेक इन इंडिया के लिए तो शायद ये वायरस एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। हमारे देश में कभी PPE किट नहीं बनता था। आज इसी दौरान हमने देश में 100 से ज़्यादा PPE किट बनाने वाले लोगों को ट्रेनिंग देके तैयार कर दिया है, और 1 लाख रोज़ PPE किट भारत में बन रहे हैं। आज 1 लाख रोज़ N95 मास्क भारत में बन रहे हैं। घर घर के अंदर ये होममेड कवर या होममेड मास्क बन रहा है। आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त क्वांटिटी भारत के लिए रखकर आज दुनिया के अनेक देशों को हम दवाइयां भेज रहे हैं उनके लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए।
और देश भर में यद्यपि मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत भयंकर परिस्थिति आएगी, तो भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए तो भी उसके लिए भी तैयार है सारा देश। और हमने करीब 1.5-2 लाख बेड्स, डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड के केयर सेंटर्स, डेडिकेटेड आईसीयू बेड्स, डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, इतनी सारी चीज़ों का सारे देश में प्रबंध करके रखा है कि हम खराब से खराब परिस्थिति भी आ जाए तो उसके लिए देश सामना करने के लिए तैयार है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थिति आए या इतनी बड़ी संख्या में देश में लोग बीमार हों, लेकिन सावधानियां सारे देश के लोग बरतें और जब तक लॉकडाउन इत्यादि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन गाइडलाइंस को हम ठीक प्रकार से फॉलो करें, इसकी आवश्यकता है। सारे देश में अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को सारे देश को कहा कि 5 बजे जो कोविड के खिलाफ जंग में डॉक्टर, नर्सेज, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, इनके अभिनंदन के लिए सब लोग प्रयास करें। दुर्भाग्य से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में हुई हैं पिछले दिनों में जहां कोविड के लोगों को एक प्रकार से लोग अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको घरों पे नहीं आने दे रहे हैं, उनको सोसाइटीज़ में नहीं आने दे रहे हैं। कोविड के क्वारंटाइन पेशेंट्स के साथ, कोविड के जो प्रभावित जो मरीज़ हैं उनके साथ हम एक प्रकार से ये सारी दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि उसी के कारण हम लोगों ने एक एपिडेमिक एक्ट में परिवर्तन करके इस तरह के घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को 7 साल तक की सज़ा का भी कानून जो है उसको बदला है। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत तेज़ी से 10 मिनट में यही बातें आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में मैं दिखाऊंगा और फिर लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। ये जो जानकारियां हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी भी रहेंगी और इसके साथ साथ अपने जो साधारण कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को, आरडब्ल्यूएस को, इनको इसके बारे में आप शेयर करेंगे। हमने आरडब्ल्यूएस को भी इसके बारे में बताया और जो भी जहाँ पे भी आवश्यक है उनको हम इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनसे रिलेटेड सूचित कर रहे हैं। तो मैं अभी ये प्रेजेंटेशन एक आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखें। 10 मिनट के अंदर फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। ये जो स्लाइड है ये सारे दुनिया का जो पिक्चर है दिखा रही है और इसमें वही बात जो मैंने कही कि 7 जनवरी को पहली बार चाइना ने बताया और 8 जनवरी को हमने कैसे काम शुरू किया, 17 जनवरी से कैसे सर्वेलेंस और ये सारी चीज़ें शुरू की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा पहला केस भारत में आया था 30 जनवरी को और WHO ने भी 30 जनवरी को दुनिया को कहा कि कोई इंटरनेशनल कंसर्न की इमरजेंसी दुनिया पे आई है, लेकिन हमने हमारा काम 8 जनवरी को शुरू कर दिया था। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अभी भी चाइना के अंदर केसेस आ रहे हैं। यूरोप के अंदर खाली कल ही 31,000 केसेस आए हैं और इसमें आप पूरे दुनिया की फिगर देख रहे हैं कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर 154 कंट्रीज़ में अभी भी ट्रांसमिशन हो रहा है, 118 देशों में अभी भी डेथ्स हो रही हैं और अमेरिका के अंदर ही अकेले 40,073 डेथ्स हो चुकी हैं। स्पेन में 21,000 डेथ्स हो चुकी हैं। अमेरिका में अकेले 8 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं। अब इन फिगर्स को देख के आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जो है कंपैरेटिवली कितने सेफ जोन के अंदर है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे देश के जो केसेस हैं उनकी संख्या है
जहां एक तरफ 23,000 केसेस अस्पतालों में पॉजिटिव गए, उसमें से 4,749, क्योंकि इसमें भर्ती होने के बाद उसको छुट्टी होने में भी 14-15 दिन लगता है, तो 4,000 से ज़्यादा, यानी हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। ये हमारा नेक्स्ट, ये स्लाइड कुछ दिखा रही है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये हमारे ज़्यादा जहाँ पे हमारी बीमारी का बर्डन है उसके बारे में बता रही है हमको। ये जो अगली स्लाइड है, ये स्लाइड आपको दिखाती है कि कैसे हमने समय से पहले हर एक एक्शन को लिया। दुनिया के दूसरे देशों ने जब बीमारी बहुत आगे बढ़ गई उसके बाद एक्शंस लिए, उसके कारण उनके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई, लेकिन हमने, चाहे वो लॉकडाउन था, चाहे वो उसके पहले के जितने भी एयरपोर्ट्स को बंद करने का मौका था, फ्लाइट्स को बंद करने का मौका था, ये सारे काम हमने समय से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को और जितनी भी बातें थी समय समय पे, पहला केस आने के ही पहले हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की। और बाद में भी, आज भी इतने बड़े देश में लोग ये रोज़ हमसे सवाल पूछते हैं कि हम स्टेज 3 में तो नहीं चले जाएंगे। स्टेज 3 में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन आज भी हम स्टेज 3 में नहीं गए हैं, और सारे देश में हमें जहां हमारी बीमारी है उसके बारे में पूरी गंभीरता से जानकारी है, उसी के हिसाब से हमारी लड़ाई और रणनीति चल रही है। ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने, उनके दफ्तर ने, हमारे हेल्थ मंत्रालय ने, और किस प्रकार से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसने, और कैसे सारे देश में हमने कितनी सारी 40 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हमने अपने हेल्थ सेक्रेटरीज देश भर के और उनके साथ मिनिस्टर्स के साथ लगातार की। कैसे टेक्निकल हमारा जो एडवाइजरी ग्रुप है, जो सबसे पहले 8 तारीख को मिला था, वो 10 मीटिंगें कर चुका है। सारे पार्लियामेंट को हमने, पार्लियामेंट मेंबर्स को किस प्रकार से इन्वॉल्व करके पार्लियामेंट में रखा, और सारे एयरपोर्ट्स, अस्पताल, इनको विज़िट करते हुए सारे देश भर में हमने अपने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को भेजकर सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की। इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि शुरुआती तौर से हमने कितनी प्रकार की चीज़ों पे फोकस किया। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हवाई अड्डों पर, सी पोर्ट्स पर, लैंड बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। जो समाज में लोग हैं उनके ऊपर कम्युनिटी सर्वेलेंस किया। फिर लॉजिस्टिक्स की तैयारियां साथ साथ की, पीपीई वगैरह। जैसा मैंने कहा कि चीन से इसका फैब्रिक आता था, ये इसके कारण चीन में प्रॉब्लम होने के कारण इसमें कुछ नहीं हो पाता था, तो यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मिलके हमने इस विषय को जीवित किया। और आज 100 से ज़्यादा हमारे पास लेबॉर्ट्री के बारे में आपको मैंने बताया कि कैसे एक लेबॉर्ट्री से आज हम 350 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के बारे में इसमें मेंशन है कि किस तरह से हमने लाखों बेड्स की तैयारी करके रखी है। और फिर ये रिस्क कम्युनिकेशन है, इसका आगे भी एक स्लाइड आएगा, कैसे करोड़ों लोगों तक सब प्रकार के तरीके इस्तेमाल करके, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, कॉलर ट्यून हो, SMS हो, अखबार के एडवर्टीजमेंट हो, माई गॉव प्लेटफॉर्म हो। अभी हमने एक ट्विटर की मदद से एक कोविड सेवा भी शुरू की है। आप लोग कोई भी मन के प्रश्न जो हैं, कोई बीमारी से संबंधित, वो कोविड की जो ट्विटर सेवा है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की है। वो उस कोविड-19 सेवा पर जाकर जो है अपने प्रश्न लिख सकते हैं, उनको जवाब मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम है कि कई लाख लोगों को हमने ज़मीन पे जो काम करने वाली आशा वर्कर तक, एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले लोगों तक, इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स तक, बहुत तरह के डिज़ास्टर के लोगों को, सबको हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में ट्रेन किया, ताकि उनको इसको बीमारी को कैसे उनको हैंडल करना है उसकी सारी ट्रेनिंग जो है। पुलिस के बहुत सारे लोगों को, इनको सबको हम लोगों ने ट्रेन किया। इसलिए इसमें लिखा है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो लिखी है उसका मतलब यही है। ये जो स्लाइड है ये आपको उसकी डिटेल बता रही है कि कैसे एयरपोर्ट, हेल्थ ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स,
स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस ऑफिसर्स को हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से, एक दाईं तरफ ये फ़ोटो है, ये 6 मार्च का एक फ़ोटो है जिसमें 1000 स्थानों पर ऑनलाइन हमने लाखों लोगों की ट्रेनिंग जो है देश भर में ऑर्गेनाइज़ की, जो है ये डिज़ास्टर के लोगों के साथ, और ये जितने बीमारी के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी से लेकर सर्वेलेंस तक, लेबॉर्ट्री सपोर्ट तक, क्लिनिकल मैनेजमेंट तक, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब बातें जो है उनके अंदर की गई। देश के डॉक्टरों को बहुत सारे वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। एम्स से सारे देश के डॉक्टर्स को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है जो कोविड के पेशेंट्स को देख रहे हैं, और ये कोविड के पेशेंट्स को एम्स के डॉक्टर जो है सलाह मशवरा दिन भर करते हैं, डायरेक्ट जो है उनके लिए कांटेक्ट करके एक सिस्टम क्रिएट किया है। और इसके साथ साथ हमने ये भी किया कि जो मरीज़ अभी घर में परेशान हो रहे हैं उनके लिए टेलीफोन पर वो एडवाइस ले सकें, टेली मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो है आपके घर में जो है केमिस्ट दवाई सप्लाई कर सके, उसको लीगल हमने सैंक्टिटी देने के लिए कई सारे काम किए, कई सारी ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया। ये जो है नेक्स्ट स्लाइड ये बता रही है कि कैसे हमने 15 लाख हवाई अड्डों पर, 20 लाख जो ये बॉर्डर है नेपाल का वहाँ पर, और 48,000 सी पोर्ट्स पर लोगों को हमने जांच किया। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपको बताएगी कि उतनी विषम परिस्थिति में भी 2,500 लोगों को हम चीन से, इटली से, ईरान से, मलेशिया से, जापान से, आपने पढ़ा होगा जापान के अंदर शिप के ऊपर हमारे बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए थे, इन सबको हम लाके यहाँ पे 14 दिन 18 दिन हम लोगों ने अलग फैसिलिटीज़ में दूर शहरों से रखा और उनको ठीक होने के बाद घर भेजा। ये वही स्लाइड है जो बताती है कि कैसे अभी देख रहे हैं आप इसमें नीचे 9,45,000 इस समय ट्रैवलर्स भी हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है। इसमें से जितने सिम्प्टोमेटिक थे उनको अलग किया गया या हॉस्पिटलाइज किया गया। इसके लिए देश भर में जो भी जानकारी हर एक पैसेंजर की होती थी उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन करके उसकी जानकारी स्टेट्स तक पहुँचाते थे। इस पोर्टल के ऊपर वो अपलोड होता था और ऐसे लाखों लोगों की जानकारियाँ जो है इस पोर्टल के ऊपर अपलोड होकर उनका फॉलोअप हो रहा है। ये एक स्लाइड ये दिखा रही है कि किस प्रकार से ये 23 साल का एक मेल स्टूडेंट है, ये शायद हमारा तीसरा केस था कि इसमें जितनी आपको चीज़ें दिख रही, ये एक ही पैसेंजर है जो चाइना से चलकर और अपने घर तक पहुंचा है। रास्ते में वो रेलवे स्टेशंस हैं, 2-2 हवाई अड्डे हैं, 2-2 होटल्स हैं, टैक्सी है, आप देख रहे हैं बस भी है। और ये इतनी चीज़ें करते करते हमने इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यानी ये आप सोचिए कि एक केस को कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस करने में कितना मेहनत पड़ती है। तो इसमें हमने ये तीसरा केस था शायद हमारा, 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया था। ये दिखा रहा है कि कैसे 25 जनवरी को इसने वहाँ से चाइना से कलकत्ता के लिए फ़्लाइट ली, फिर कैसे कलकत्ता से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट ली, फिर बेंगलौर में उतर के होटल के लिए टैक्सी ली। तो उसके बाद फिर 25 जनवरी को 25 की रात में ये किस तरह से होटल में रुका, फिर इसने वहाँ से वापस 26 जनवरी को बेंगलौर एयरपोर्ट पे गया, फिर 26 को एक फ़्लाइट ली कोचीन के लिए और वहाँ फिर कोचीन एयरपोर्ट से ये एल्यूवा रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से गया और रेलवे स्टेशन पर जाकर ये वहाँ से अंगामाली में गया, ट्रेन पकड़ के मालाबार एक्सप्रेस, वहाँ से फिर ये एक होटल के अंदर ऑटो रिक्शा से गया और फिर ये 26-27 की रात में एक होटल सेंट मैरीज रेजिडेंस के अंदर रुका। वहाँ होटल से अगले दिन फिर वापस रेलवे स्टेशन पर आया, वहाँ से इसने KSRTC की बस पकड़ी और फिर ये इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि ट्रेन में भी कौन सी सीट पे ये बैठा था। ये नीचे अगर आप देखेंगे बाईं तरफ तो उसका कोच का सीट नंबर और इसी प्रकार से फिर अपनी कार से ये कैसे अपनी कार से घर पहुंचा। अब ये एक एक केस की इतनी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है भारत के अंदर हम लोगों को ट्रेस करनी पड़ रही है और जो हमारा
पूरा देश का जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है उसको कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये अगली स्लाइड, इसमें हमारी जैसे अभी आज हम रोज़ के 55,000 तक टेस्ट आज कर सकते हैं। ये उस देश में है जहाँ हमारी एक लैब थी सिर्फ जनवरी में, और अभी हमारा 31 मई तक प्रोग्राम है कि 1 लाख टेस्ट हम रोज़ कर सकें, और बाकायदा इसके लिए सब डिटेल्ड गाइडलाइंस इत्यादि हैं। आज भी जो है हमने कल और आज के बीच में 40,000 से ऊपर टेस्ट किए हैं। ये स्लाइड आपको दिखा रही है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे 265 सरकारी और 87 जो है प्राइवेट लैब्स मिलाकर ही लगभग 350 के करीब लेबॉर्ट्रीज़ देश में हमने विकसित किए हैं। 16,000 इनके कलेक्शन सेंटर्स हैं देश के अंदर जो है, और 30 अप्रैल तक हमारी योजना है कि ये लेबॉर्ट्रीज़ जो है हम खाली सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ ही 300 कर देंगे। ये जो नक्शा है इस पर आपने देखा होगा कि अभी वापस करिए, बाईं तरफ देखिए, अब ये सारे देश में आपको लेबॉर्ट्री दिख रही है। आप सोचिए कि एक लेबॉर्ट्री जहाँ थी वहाँ अभी सब, इवन नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी हमने लेबॉर्ट्रीज जो है पहुँचा दी हैं। सब जगह ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख तक लेबॉर्ट्री पहुँचा दी है इसमें। और आपको सुनकर खुशी होगी कि जब ईरान से हमें यहाँ से लोगों को लाना था तो ईरान की सरकार ने वहाँ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के बगैर यहाँ आने के लिए लोगों को छूट नहीं, मतलब उसके लिए सहायता करने से मना कर दिया। तो हमने हमारी एक लेबॉर्ट्री जिसका वेट ही कई टन था, उस लेबॉर्ट्री को हमने वहाँ पे ईरान में शिफ्ट किया, और ईरान में जाकर जो है वो लोगों की जो है टेस्टिंग इत्यादि करके जो लोग नेगेटिव होते थे उसको हम लाते थे, बाकी पॉजिटिव के लिए हम लोग उनको वेट कराते थे। ये 3 प्रकार के अस्पताल जो हमारे सेवियर मरीज़ होंगे उनके लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, जिनको थोड़े बहुत सिम्टम कम होंगे उनके लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, और जिनको बहुत माइल्ड या वेरी माइल्ड होंगे उनके लिए कोविड केयर सेंटर्स। ये अलग अलग प्रकार की हमने फैसिलिटी सारे देश में मैप आउट करके रखी हुई हैं कि अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो कैसे हम देश में हज़ारों मरीज़ों को जो है हम कैसे हैंडल करेंगे। इसी तरह से ये स्लाइड भी आपको दिखा रही है कि कैसे हर स्टेट में किस किस कैटेगरी में कितने प्रकार के हमने बेड्स को, आईसीयू बेड्स को, इनको तैयार करके रखा है। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। फिर ये कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए आप देखते हैं कि 4 बजे रोज़ हमारा मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होती है, मीडिया में रिलीज़ होती है। रिस्क कम्युनिकेशन के सारे तरीक़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सारी रीजनल भाषाओं में मटेरियल्स बांट रहे हैं। 5.5 बिलियन हमने, मिलियन नहीं बिलियन टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं। 11.7 बिलियन जो है टेलीकॉम हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको 13 लैंग्वेजेस में हमने कॉलर ट्यून मैसेज, आपने सबने सुना होगा। बाद में तो लोग हमको बोलते थे ये खांसी बंद करिए, ये मैसेज बंद करिए। और ऐसे ही हमारा 24/7 नेशनल कंट्रोल रूम है, और सारे देश में भी हमारी स्टेट कॉल सेंटर्स हैं। इसमें लाखों लोग जो है डायरेक्ट पूछते हैं, बताते हैं हम उनको, और उनको सारे देश में कहाँ जाना, क्या करना, गाइडेंस मिलती है। ऐसे ही ये हमारे जो रिस्क वगैरह के बारे में बताने के लिए बहुत सारी हमने इस तरह के मटेरियल्स बनाए हैं, जिनको कि अलग अलग तरीके से देश के लोगों को बांटा है। ये पीपीई के बारे में बताया मैंने आपको, इसमें तो स्लाइड में शायद चेंज नहीं किया। अभी इस समय 100 से ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, और 1 लाख रोज़ हम पीपीईज बना रहे हैं। ऐसे ही N95 के बारे में है, ऐसे ही ये दवाइयों के बारे में हमने सारी तैयारी करके रखी है। मेडिकल इक्विपमेंट में टेस्टिंग किट्स के बारे में, वेंटिलेटर्स के बारे में, अभी यद्यपि हमारे पास बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट हमने किया है, लेकिन फिर भी और 55,000 वेंटिलेटर्स हम देश के लिए खरीद कर तैयार रख रहे हैं। आप ये सारे देश में जो सबसे अच्छी बात है कि हमको ये पता है कि बीमारी, ये हमारा दुश्मन कहाँ पर है। सारे देश को हमने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 307 डिस्ट्रिक्ट जहाँ बीमारी बिल्कुल नहीं पहुँच पाई है, और ऐसे ही 129 डिस्ट्रिक्ट जहाँ बीमारी जो है 15 केसेस या 15 केसेस से ज़्यादा या कम केसेस हैं, और 297 नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 2-4 केसेस हैं। और जब
एक रेड स्पॉट से 14 दिन केस नहीं होता तो उसको हम ऑरेंज जोन में ले आते हैं, जब फिर 14 दिन और केस नहीं होता तो उसको हम ग्रीन जोन में ले आते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि सारा दुश्मन कहाँ है, किस मात्रा में है, उसको कैसे डील करना है, इसकी पूरी हमारे पास देश की रणनीति है। ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है गरीबों के लिए जो है इसकी घोषणा की। उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, कितने प्रकार से गरीबों, ये सब आपको कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए और आपको लोगों को बताना चाहिए गरीब लोगों के लिए किस प्रकार से सरकार उनको फ्री अनाज बांट रही है, उनके खातों में पैसा भेज रही है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर्स दे रही है 3 महीने के लिए, तो जून तक। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए 40 लाख 50 लाख रुपए का बीमा हम लोगों ने किया है। यानी जो ज़मीन पे भी जो आशा वर्कर काम करती है उसको भी कोविड के कारण कोई भगवान ना करे तकलीफ़ हो तो उसका 50 लाख रुपए तक का बीमा जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके लिए किया है। तो ये स्लाइड उनकी जानकारी आपको दे रही है। और ये अंत में जो मैंने जैसा आपसे अपने भाषण में भी कहा कि कैसे हमने वायरस को अलग किया है, कैसे हम स्टार्टअप्स और एकेडमिया, साइंटिस्ट, R&D लैब्स और इन सब को हम कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक पेज पे हमने लिखा है कि वैक्सीन के लिए, दवा को ढूंढने के लिए, नई कैसे R&D के लिए, सब बातों के लिए कहाँ कहाँ कितने काम हो रहे हैं। देश में ही वेंटिलेटर्स बनाने की प्रक्रिया के लिए इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, हैंड होल्डिंग करना, और कैसे जो है इसकी किट्स भी जो है जो विदेश से आती थी टेस्ट की बहुत सारी, वो सब हमारे भारत में माई लैब्स है पूना में, और इसकी दूसरी लैब्स को भी जो है हम तैयार कर रहे हैं। तो ये स्लाइड उसके बारे में थोड़ा जानकारी देती है। विषय इसके साथ बहुत जुड़े हैं लेकिन थोड़ी सी स्लाइड्स हमने, ये जो है आखिरी, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आरोग्य सेतु ऐप। ये करीब 7 और 8 करोड़ के बीच में ये डाउनलोड हो चुके हैं। ये हमारे हर एक कार्यकर्ता को, हर एक व्यक्ति को ये ऐप डाउनलोड कराना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने ठीक से डाउनलोड किया हुआ है और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, बशर्ते वो भी डाउनलोड किया हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में कोरोना के कॉन्टैक्ट का केस होगा, पॉजिटिव केस होगा, या किसी भी रूप में उसके सिम्टम्स इस प्रकार के होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप सावधान हो सकते हैं कि शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इसलिए ये आरोग्य सेतु ऐप आप सब अपने अपने फ़ोन में अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सबके लिए डाउनलोड करिए और भी लोगों को डाउनलोड कराइए। ये हमारा जो है एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं उनके एनालिसिस वगैरह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे टूल्स को हम इस्तेमाल करके कैसे काम कर रहे हैं, ये स्लाइड जो है उसको दिखाती है। सारे देश में हमें विषम परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है। फिर ये जो स्लाइड है ये एक जनरल आपको बता रही है कि कैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, मार्केट एसोसिएशंस को, RWS को, NGOs को, इनको सबको हमें इन्वॉल्व करना है। इसके लिए भीड़ भड़क्का नहीं करना, लेकिन बैठे बैठे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। फ़ोन पे भी जैसे हमने यहाँ बैठे बैठे सारे कंस्टिट्यूंसी के RWS से बात किया, उनको जो है मेंटली प्रिपेयर किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के लोगों के साथ हमने विस्तार से बात किया। 1500 से ज़्यादा बड़े रोटरी इंटरनेशनल के सारे जो देश भर के लोगों के साथ मैंने बातचीत किया, उनको तैयार किया, उनकी जिम्मेदारी के लिए उनको आभास दिलाया। तो ये स्लाइड जो है वही सारी चीज़ों के बारे में, सारे MPs को कैसे आगे क्या क्या वो कर सकते हैं उसके बारे में ये बता रही है। तो ये तो आपके लिए थोड़ा सा हमने सोचा कि अब जब आपसे मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और जानकारियाँ जो शायद रूटीन में आपको नहीं पता लगती होंगी अखबारों से या दूसरे माध्यमों से। बहुत बड़ी संख्या में टेलीविज़न और अखबार वालों के इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत सारे इनविटेशंस और प्रेशर हैं। बहुत मुश्किल से कुछ जगह पे हम इंटरव्यू वगैरह दे पा रहे हैं और वो अखबारों में छपते रहते हैं। वो जो भी कहीं कुछ होता है आप उसको पढ़कर थोड़ा सा और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कार्यकर्ताओं के नाम लेता हूँ
और अगर वो इस पर आएंगे, मुझे रिक्वेस्ट ये है कि सारे लोगों को तो बात करना संभव नहीं है, बीच में दूसरे लोग ना बोलें जिसका मैं नाम लूँगा। और ये ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी स्पेसिफिक का नाम ले रहा हूँ, जो मेरे पास लिस्ट है उसी में से 2, 4, 5, 7 लोगों को मैं ज़रूर बुलाना चाहता हूँ, उनकी बात सुनना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने महेंद्र नागपाल जी अगर यहाँ पर हैं इस समय, मुझे बताया गया कि वो हैं, तो मैं कैसा, क्या हाल चाल है महेंद्र जी? हाँ जी बढ़िया जी, आप लगे हैं जी सेवा में खूब। परिवार में सब ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया है जी, सब अच्छा है जी। बस जरा अपना भी चिंता करिए, सबकी चिंता करिए अच्छी तरह से, अपने क्षेत्र के लोगों की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमारा भगवान बस हम सबको ताकत दे। चलिए, हम इसी बात करते रहेंगे। कोई विशेष बात तो नहीं कहना चाहते? मुझे जानकारी चाहिए, लोगों को थोड़ा ये जानकारी नहीं बारे में, जितने घर में लोग होंगे उनके घर में 5-6 लोग रहते हैं। एक वो कहते हैं कि इनकी पोती है, इनको घर में रहना चाहिए, फिर 2 दिन बाद आती है बात कि इनका बिगड़ गया है, वो तब तक घर में टूटते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। हॉस्पिटल में वो बात करते हैं, कोई बहुत मिल नहीं पाता उनको तब तक। इस बात को भी खुलासा होना चाहिए मेरा ये आपसे। देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव केस के संपर्क में जो भी लोग रहे हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उन सबको आइसोलेट करके और क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के घर में कोई पॉजिटिव केस है तो इसका मतलब बाकी लोगों को भी फिर थोड़ा सा वो आप डॉक्टर को और व्यवस्था को जाकर सूचित करिए, और उसके बाद जैसे वो एडवाइस करते हैं वैसे करिए। वो हॉस्पिटल में ऐसा रिपोर्ट मिल नहीं पाता कि वहाँ पे उनकी परेशानी है, क्या कारण है, जब आप देखिए। एक बात वो कहने के लिए आपसे जी, ठीक कह रहे जी। हाँ, एक बात वो कहनी थी आपसे कि जैसे टेलीफोन पे आपकी स्टार्टिंग पे शुरू हो गया, तो पहले दिन ही कोरोना के बारे में बताना शुरू कर दिया था, ये तो लोग सुन लेते हैं टेलीफोन पे। अब टेलीफोन पे कोई दूसरी बात बताई जाए तो अच्छा लगेगा, तो टेलीफोन पे बातें ये सब टूटा है। नहीं, अभी जो टेलीफोन की कॉलर ट्यून का मैसेज पहले से थोड़ा फर्क है, लेकिन जितनी बात जरूरी है, देखिए अब इधर उधर की बातें तो नहीं की जा सकती ना इस समय। जितनी मिनिमम आपके लिए आवश्यक है वही बात करना जरूरी है। अगर इस समय दूसरी बात करना शुरू कर देंगे तो पहली बात का फोकस खत्म हो जाएगा। चलिए, आपके ये राजकुमार भाटिया जी जो हैं अपने आदर्श नगर के, वो जरा आए। उनके क्षेत्र में ये जहांगीरपुरी में काफ़ी ये केसेस पैदा हुए हैं, उनका मैसेज भी मुझे मिला है, सारा मुझे जानकारी भी है, मैं खुद मॉनिटर भी कर रहा हूँ, एलजी से सबसे बात भी किया है। तो राजकुमार भाटिया जी आए और संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। मोहनलाल गौड़ जी हैं, मोहनलाल गौड़ जी। कैसे हैं मोहन जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। कुछ बात कोई विशेष कहना चाहते हैं? घर में सब ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, हमारे केशवपुरम में एक क्वारंटाइन सेंटर लगा हुआ है जी जी। डॉक्टर क्वारंटाइन सेंटर एक बना हुआ था, उसमें से 10 लोग निकल गए हैं जी। आज पेपर में भी है, वो न्यूज पेपर में भी, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने वाली बात है। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। और सब ठीक है? केशवपुरम में क्वारंटाइन सेंटर से 10 लोग निकल गए थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। धन्यवाद। महेश अबाना जी, महेश अबाना जी, महेश अबाना जी, कैसी तबीयत है? ठीक है, सब ठीक है? घर में सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद है, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। चलिए, अपनी चिंता, आप अपने स्वास्थ्य का ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एलएमजेपी के हेड आपके अंदर काम कर रहे हैं जो आते हैं जी। एक केस के बारे में उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वहां पर थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आप वो जानकारी जो है फोन करके सदानंद जी को दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी ये स्क्रीन पे पूनम जी नजर आ रही थी, उनको कनेक्ट करिए। कैसी है पूनम?
कैसी है? बढ़िया सब बढ़िया। आपके परिवार में सब लोग ठीक हैं? हाँ जी सब बढ़िया। हाँ जी सब बढ़िया। चलिए अपना चिंता करिए सब लोगों की अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। क्या राजकुमार भाटिया जी आ गए? मैंने आपका सारा मैसेज मुझे मिल गया है जहांगीरपुरी के बारे में, हमने सबको बता दिया है, सूचित कर दिया है। अब जरा वहाँ पे चिंता करिए और जो भी फीडबैक है ये यहाँ पर हमारे ऑफिस में दीजिए सदानंद जी के पास। सर कुछ बात जहांगीरपुरी के बारे में कहना चाहता हूँ। बोलिए। सर जहांगीरपुरी में जो राष्ट्र बढ़ रहा है ना उसकी वजह से सारा बहुत नुकसान हो रहा है। भीड़ इतनी आती है कि उस भीड़ से सारा कोरोना फैल रहा है। ठीक है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ आपको, जो आप मुझे बता रहे हो मेरे को तो उससे ज़्यादा पता है। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना वहाँ। इसको जो जो आपके लेवल पे चिंता करनी है करिए, बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो जो कम्युनिकेट करना है हम कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब वीरेंद्र गोयल। हाँ वीरेंद्र जी, आपसे तो कल बात किया था। गरिमा गुप्ता जी हैं? हाँ नीलम जी बताइए। डॉक्टर साहब हाँ बताइए। हाँ बताइए बताइए गरिमा जी बताइए, तबीयत ठीक है? हाँ जी सब बढ़िया है डॉक्टर साहब। और मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब मैंने अपने क्षेत्र में जेट और मैनुअल स्प्रेयर मशीन से 3 बार सैनिटाइज करवा दिया है जी। साथ में टाइमिंग स्टाफ भी रखा है जो घर घर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहा है जी। और डॉक्टर साहब इसके अलावा फोन, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी RWA क्षेत्रवासी से सीधा मतलब डॉक्टर साहब एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि दिल्ली का इलाज वाला खाना बांटा जा रहा है उसके भीतर है और ना ही पोषक और ना का जी। वो मेरे मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में है, मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। मैं तो पहले ही बोला आपको, आपसे यही बात मैंने बोली आपको। डॉक्टर साहब हम सभी को आशा ही नहीं बल्कि इतना विश्वास है कि जिस तरह आपने हमेशा हम देश को पोलियो, डेंगू जैसे अनेक खतरनाक बीमारियों है इस तरह आप कोरोना पर भी आ रहे हैं और डॉक्टर साहब आप ये आवाज क्यों नहीं ठीक आ रही है? वो हमारे ये ठीक है। ये नीलम बुद्धि राजा जी बात करना चाह रही थी। नीलम बुद्धि राजा जी, नीलम जी आप बोलना चाहती है कुछ? बहुत सारे लोग झुग्गियों वाले बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के खेलते रहते हैं और पुलिस को कई बार सूचित किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक है, ये जानकारियां हमारे ऑफिस को देते रहिए जो जो आपको मिलती हैं। मीटिंग बता डॉक्टर साहब। बोलिए नीलम जी बोलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बाकी सब ठीक ठाक है लेकिन मंडी मंडी के बारे में बताना चाहिए आपसे, बहुत बुरी हालत हो रही है वहाँ पर। यहाँ तो मंडी के अंदर केयर नहीं हो रही। APMC से वर्कर है तो काम ढंग से कर नहीं रहा, तो इतना रात के टाइम इतना भीड़ होता है वहाँ पे, हजारों की तरह रात में कौन करता है। इनमें वहाँ के ऑफिसर लोग आ जाते हैं, वो जगह पर अंदर आने जाते हैं, वहाँ चढ़ने लगते हैं, पर वहाँ का पोजीशन बहुत खराब है। इसलिए गवर्नमेंट का हजारपुर मंडी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। एक मरीज पॉजिटिव निकला वहाँ पे, एक मरीज पॉजिटिव निकला वहाँ पे भोलानाथ तक था, वो एक्सपायर हो गया। अभी 2-4 केस और नजर में आ रहे हैं। अभी इसको लेके गए हैं। अभी हजारपुर मंडी में भी काम शुरू हो गया है। रात के टाइम बहुत भीड़ होती है, रात के टाइम कोई काम कोई देखने वाला नहीं है, सुबह आते हैं 6 बजे के बाद अच्छा तिलक राम गुप्ता जी हैं? नमस्कार, मैं मनजीत। हाँ बोलिए मनजीत जी, बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। अच्छा एक नमस्कार, केवल इतनी बात कहनी है हाँ कि आपके अथक प्रयासों से भारत आज तीसरे स्टेज में जाने से बच गया है। इन सब के लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। जिस तरह आपने
थैंक यू। आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता और दिलीप पुलाव को। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते, क्या हाल है? आशीर्वाद है डॉक्टर साहब। अभी तक वैसे जय कॉलोनी में कोई केस था नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक केस निकला है पॉजिटिव, जो कि सफाई कर्मचारी है, और उसकी वजह से लग रहा है कि परिवार को अभी होम क्वारंटाइन किया हुआ है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भी सफाई कर्मचारी अपनी सफाई व्यवस्था को इस समय पे देख रहे हैं, थोड़ा उनकी तरफ भी एक ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारियों से उनके परिवारों तक ये बीमारी पहुंच गई तो डॉक्टर साहब बहुत। ठीक है ठीक है ठीक है जी अशोक, थैंक यू। अशोक भारद्वाज है, अशोक भारद्वाज। सर सुरेश गुप्ता। हाँ सुरेश जी बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि जो आदमी अपनी रिपोर्ट करके आता है, उसको पॉजिटिव आता है, तो उसको 12 घंटे 24 घंटे लग जाते हैं उसको घर से करने में, तो काफी देरी हो रही है। उसको थोड़ी जल्दी किया है तो अच्छा है, क्योंकि गली के अंदर पैनिक हो जाता है जी। ठीक है अशोक भारद्वाज जी। हाँ अशोक जी, घर में सब ठीक है? डॉक्टर अच्छे से सब काम हो रहा है जी। ठीक है। नया केस कोई नहीं आया, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग इस आपदा से बचे हुए हैं। ये वजीरपुर जे क्लस्टर में तो कोई केस नहीं है ना? अभी डॉक्टर साहब आया है जय कॉलोनी में एक केस, पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एक्स्ट्रा टाइट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और ये सुरेश जी क्या हाल है आपका? पीछे क्या सोच रहे हो? बढ़िया बाबू जी, मैं तो अभी उन्होंने सभी तैयार किए क्लियर से बोल रहे हैं जी। 100 डेली बनवाता हूँ जी खाने के। ठीक है जी जी जी। नमस्ते मंजू शर्मा, संजय शर्मा। हेलो मंजू शर्मा जी हैं? नमस्ते डॉक्टर। आपने तो ये जो मंजू शर्मा जी, आपने मास्क तो बहुत सुंदर पहना है। ये कहाँ से बना के लाए? एक मेरे लिए भी बनवा दो ऐसा। तबीयत ठीक है घर में सबकी? लगातार कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, कैप वगैरह सब दे रहे हैं जी, और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चल रही है जी। खाने की सभी सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लग जाए सबकी। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह ध्यान करिए सबका। नवीन त्यागी जी हैं, नवीन त्यागी जी। नवीन त्यागी जी। ठाकुर बोल रहा हूँ जानकीपुरी से। कैसे हो? कैसी तबीयत है? बहुत बढ़िया लगता। नवीन त्यागी अच्छा करके बात करें। त्यागी जी कैसे हो? ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद है। अच्छा प्रधानमंत्री जी ने पूरा केस सामान रखा है, अपना सामान रखा है, ये 4 बार ये सैनिटाइज जो करा दिया है जी हर कॉलोनी। चलिए अच्छा चल रहा है जी। इलाके के लोगों का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब हाँ कैसी हैं? ठीक है डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं जी। हाँ मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए आप ऐसे अपने शेयर कर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हरीश। हम सैल्यूट करते हैं जी। थैंक यू। हरीश बत्रा जी हैं, हरीश बत्रा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, रविंदर बेनीवाल। हाँ रविंदर बेनीवाल जी, क्या हाल है? तुम तो कल भी दिख रहे थे, परसों भी दिख रहे थे। कैसे हो?
रविंदर बेनीवाल जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। सब ठीक है? बड़े अच्छे से आप हिंदी रेडी सब ठीक है। मीनाक्षी जी क्या हाल है? आप लोगों की सहायता से क्षेत्र में काम हो रहा है। कोई कोरोना वायरस की हमारे तो सैनिटाइज वाटर मिल रहा है और निराशा देवाल की ऑफिस पर लगातार निरंतर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सुंदर बसोया जी, सुंदर बसोया जी, सुंदर बसोया जी, देखो जरा। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसा चल रहा है? सब ठीक है? जी डॉक्टर साहब। घर में सब ठीक है? परिवार में सब ठीक है? चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मीनाक्षी बेनीवाल बोल रही हूँ। हाँ, मीनाक्षी जी को मैंने देख लिया। नितिन गोयल जी हैं? डॉक्टर साहब अभी तक हमारे एरिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है, सब बढ़िया चल रहा है, सफाई का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए। तो 3 बार सैनिटाइजेशन कर एरिया को, और मेरे ऑफिस पे अपनी रसोई भी चल रही है, हर चल रहा है, खाना खा रहे हैं जी। और हमने किट भी हमें बांटी है, मोदी जी के में टेस्ट बांटी है जी। बाकी आपके कमरों पर चल रहे हैं हम। चलिए, आपको सैल्यूट करते हैं सर जी, शुक्रिया। इतनी भरत बासवानी जी, नमस्कार जी। कैसे हो? ठीक है? छबील दास जी हैं? छबील दास जी, हाँ छबील दास जी क्या हाल है? कैसे हो भैया? सब आपके कार्यकर्ता ठीक हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता के संपर्क में लगातार है डॉक्टर साहब। खान साहब घर में चिन्हित कर रखे हैं, जिनका जो जरूरी है उनको हर तरह से पहुंचाते हैं जी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेहनत आशीर्वाद है डॉक्टर साहब। मेहनत करे जाओ, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पूरे परिवार का सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब मैं जी जी, बोलो ये कौन था? नितिन गोयल प्राइवेट डॉक्टर साहब नितिन गोयल राजीव जी करते हैं। राजीव जी, हाँ नितिन, हाँ चित्रा नागपुर नितिन जी बोल रहे हैं। हाँ नितिन जी बोलो। फोन करके बताइए इनको, गगन मक्कड़ को बताइए, सतीश वर्मा जी, इन लोगों को बताइए डिटेल सारी, ठीक है? ये चित्रा नागपाल जी दिखाई दी थी, वो आए? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। हमारा एरिया ग्रीन जोन में है और चलिए। हमारी कॉलोनी में लगभग हम 50 कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं दिन रात, जी जो एक घंटे की ड्यूटी में हम लोग लोगों को देखते हैं, बाहर के लोगों को आने से रोकते हैं। हमने अपना वहाँ पे सारा स्क्रीनिंग के लिए भी हमने थर्मल स्क्रीनिंग का भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है जी। चलिए बहुत अच्छी, बहुत आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके इतने कुशल नेतृत्व में हमारा भारत अभी बहुत कम हमारे केसेस हैं, और हमारे जो जानकार जो बाहर रहते हैं, चाहे वर्कर्स हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो भी इंडिया से बाहर रहते हैं, वो आज हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं भारत की, और वापस आना चाहते हैं कि इंडिया जैसी फैसिलिटी उनको अमेरिका में क्या कहीं पे भी नहीं मिल रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। 3.5 जी सुमित यादव, अजय जी बताइए। प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, वजीरपुर गांव से। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो। बोलो भैया बोलो।
सर ये मोर्चा के अध्यक्ष बोल रहा हूँ सुरेश कुमार क्षेत्रवार से। हाँ, सर बोलो। यहाँ एक केस था वजीरपुर गांव में, लेकिन ये डॉक्टर थे तकरीबन रात हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल चले गए हैं। यहाँ वजीरपुर गांव में लोग सिस्टम सही है, 2:30 बजे के बाद निकलना मुश्किल बंद कर दिया लोगों को। और यहाँ जो कुछ जो आम पार्टी के लोग हैं जो राशन वितरण कर रहे हैं, वो जो कार्यकर्ता ही दे रहे हैं, बाकी दूसरे के लोगों को नहीं दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से जुड़ेगा उसी को राशन मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग बांटिए ना, अपना बांटिए। आप उनसे क्या झगड़ा करना है, आप अपना काम करो, उनको अपना करने दो। ठीक है। अच्छा, मैं अब जो है ना, आप सबको, मेरे को 6 बजे दूसरी मीटिंग के अंदर रहना है, तो आप सबको मैं अभी तो सबसे बात नहीं हो पाई, लेकिन सबकी मुझे शक्ल देखने को मिल गई है, इसलिए मुझे बड़ा खुशी हो रही है। और कोई भी अगर किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो मेरे ऑफिस को सूचित करिएगा। कोई भी तकलीफ होती है तो मेरे ऑफिस को सूचित करिएगा। अभी मैं आपसे अभी तो अलविदा लेता हूं, क्योंकि 6 बजे मुझे दूसरी मीटिंग में रहना है। अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए, अपने माता पिता का ख्याल करिए, और ये मास्क वगैरह पहन कर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, और घर के अंदर रहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। भगवान से आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।